हेलो स्टूडेंट, दिस इज शिवानी चौहान, असिस्टेंट प्रोफेसर इन गंगा इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। सो आज हम करेंगे यूनिट सेकंड, दैट इज फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम ऑफ इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल रिसर्च। उसका फर्स्ट टॉपिक देखेंगे। हमने यूनिट वन कवर कर ली है, आज हम यूनिट सेकंड का फर्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज द सोर्सेज ऑफ आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, कि कैसे आप जो प्रॉब्लम जो रिसर्च में लेते हो, है ना, जो भी जिस चीज पर भी आप रिसर्च कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम है आपकी, तो वो उसको कैसे आइडेंटिफाई करें, क्या सोर्सेज है, कहाँ कहाँ से आप देख सकते हो प्रॉब्लम्स, कैसे सेलेक्ट करनी है, डेफिनेशन क्या होती है और इवैल्यूएशन, इन सब के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सोर्सेज ऑफ आइडेंटिफाइंग द रिसर्च प्रॉब्लम। इसका क्या मतलब है? आइडेंटिफाइंग रिसर्च प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब सबसे पहले जब आप रिसर्च करते हो तो यही देखते हो कि आपको किस टॉपिक पे रिसर्च करनी है। जो आपका टॉपिक होगा, इट मीन्स कि कोई ना कोई उस एरिया में, जिस भी स्पेसिफिक एरिया में आप रिसर्च कर रहे हो, वहां पर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि वो सॉल्व आउट नहीं हुई है। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और क्रूशियल स्टेप होता है। अगर आप वही अच्छे से नहीं कर पाओगे, अपना प्रॉब्लम ही नहीं ढंग से देख पाओगे कि उस पर पहले रिसर्च हो रखी है, उस पर और फर्दर क्या चीजें हो सकती है, इंप्रूवमेंट्स क्या हो सकती है, तो आप आगे फर्दर स्टडी नहीं कर सकते। सो गुड रिसर्च प्रॉब्लम में क्या हो सकता है? मल्टीपल एकेडमिक, प्रैक्टिकल और सोशल सोर्सेज आपको देखने को मिलते हैं। मतलब जो एक अच्छा प्रॉब्लम आप किसको मानोगे, एक अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम किसको मानोगे? जो डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट जगह से आपको मिले, है ना, एकेडमिक, प्रैक्टिकल या सोशल सोर्सेज से, मतलब डिफरेंट स्रोत हों उसके। सो इन एजुकेशन रिसर्च प्रॉब्लम्स इन्वेंट नहीं करी जाती हैं, प्रॉब्लम्स को डिस्कवर करा जाता है। मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टेड प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको खोजा जाता है। इन्वेंट का मतलब क्या है? कोई नई चीज आप खोज रहे हो, कोई नई चीज आप देख रहे हो। डिस्कवर्ड का मतलब क्या है? कि आप खोज रहे हो। आप जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड चीजें हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टेड प्रॉब्लम है, उसको आपको खोजना है अकॉर्डिंग टू योर सुटेबल, अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। ओके, सो थ्रू केयरफुल ऑब्जर्वेशन, स्टडी एंड रिफ्लेक्शन। तो कैसे कर सकते हो? आप ऑब्जर्व कर सकते हो अपने अराउंड चीजें, अगर आपको लगता है कि आपको इस चीज पे रिसर्च करनी है। आप स्टडी कर सकते हो, आप जो पहले रिसर्चेस हुई हैं उस टॉपिक से रिलेटेड फर्दर, तो आप उस पर कर सकते हो, है ना, उसको आप स्टडी कर सकते हो खुद की एक्टिविटीज या फिर जो सोसाइटी में चीजें हो रही है उसको रिफ्लेक्ट करके। सो डिफरेंट सोर्सेज हैं प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के, जैसे पर्सनल एक्सपीरियंस है, लिटरेचर रिव्यू है, एजुकेशनल थ्योरीज है, सोशल इश्यूज है, करिकुलम एंड टीचिंग है, पॉलिसीज, रिपोर्ट्स, ऑब्जर्वेशन, एक्सपर्ट्स एंड पीरियड्स। तो डिफरेंट सोर्सेज हैं जहाँ से आप अपनी रिसर्च कर सकते हो। कई बार ये लगता है पीएचडी करते टाइम कि क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, बट आप ये सोचो कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स है। जो भी प्रॉब्लम आपके माइंड में आती है, माइंड में मतलब जिसको आप प्रूव कर सकते हो, बेसिकली वैसी प्रॉब्लम कहीं से भी उठा सकते हो आप, है ना। सो डिफरेंट सोर्सेज हैं जहाँ से आप प्रॉब्लम्स को देख सकते हो, जिस पर भी आपको रिसर्च करनी है। सो शोध समस्या की पहचान के स्रोत क्या है? शोध प्रक्रिया में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम शोध समस्या की पहचान करना है। एक अच्छी शोध समस्या कई अकेडमिक, व्यवहारिक और सामाजिक स्रोतों से उत्पन्न होती है। तो आप डिफरेंट, अलग अलग तरह से, अलग अलग जगह से आप प्रॉब्लम को ले सकते हो। सो शैक्षिक शोध में समस्याएं गढ़ी नहीं जाती, बल्कि उनको सावधानी पूर्वक पूर्वक उनका अवलोकन किया जाता है, या फिर उनको खोजा जाता है कि ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, आप उन्हें डिस्कवर करोगे। अध्ययन और चिंतन के माध्यम से खोजी जाती है। सो फर्स्ट सोर्स क्या है? पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ द रिसर्चर, कि जो पीएचडी कर रहा है या फिर जो भी जिस चीज पर रिसर्च कर रहा है, उसका एक्सपीरियंस, उसके क्या एक्सपीरियंस रहे उसकी लाइफ में, तो उससे रिलेटेड भी वो रिसर्च कर सकता है। जैसे कि टीचर ने नोटिस करा कि लो स्टूडेंट मोटिवेशन डिस्पाइट यूजिंग मॉडर्न मेथड, कि आप मॉडर्न मेथड भी यूज कर रहे हो पढ़ाने के लिए बच्चों को, बट फिर भी बच्चों के अंदर मोटिवेशन नहीं है, वो फिर भी पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, मार्क्स नहीं आ रहे हैं उनके, वो एंगेज नहीं कर रहे हैं क्लास में। तो ये टीचर का पर्सनल एक्सपीरियंस है, उस पर वो रिसर्च कर सकती है ना। या फिर आप स्टूडेंट को असेस नहीं कर पा रहे हो, तो इसके लिए ये आपकी एक तरह से प्रॉब्लम बन गई। आप उनका मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हो, उनको देख नहीं पा रहे हो कि कैसे मैं उन्हें असेस करूँ सही तरीके से सभी बच्चों को। तो ये आपकी कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस है। तो रिसर्चर अपनी टीचिंग, लर्निंग या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंसेस जहाँ पर भी वो काम करता है, वहां से वो प्रॉब्लम को रिवील कर सकता है, प्रॉब्लम ले सकता है, जहाँ पर भी उसे लगे कि यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, यहाँ पर रिसर्च की जरूरत है।
ओके, सो इम्पोर्टेंस क्या है, जब आप अपने खुद के एक्सपीरियंस से चीज़ें करोगे तो वो रियलिस्टिक होंगी, मतलब वो रियल लाइफ बेस्ड प्रॉब्लम है, वो ऐसा नहीं कि मन गढ़ंत है या बनाई हुई है, आपने फेस करी है वो, आप उसको प्रैक्टिकल रूप में भी आप देख सकते हो, है ना। तो क्लासरूम से रिलेटेड होंगी और इंस्टीट्यूशनल रियलिटी से रिलेटेड होंगी। तो आप जो भी प्रॉब्लम्स हैं रियल एरेना में, रियल एरिया में, उसको आप सॉल्व कर पाओगे अच्छे से। सो लिमिटेशन क्या है, सब्जेक्टिव हो सकती है और इसमें बायसनेस भी हो सकती है कि टीचर खुद को किस चीज पर अहमियत देती है उस चीज पर रिसर्च करेगी, है ना। और उसमें अपने पॉइंट ऑफ व्यूज भी वो यूज कर सकती है अगर वो अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे कर रही है। और साइंटिफिक वेरिफिकेशन की जरूरत है। फॉर एग्जांपल टीचर ने प्रॉब्लम ले ली कि मुझे तो सुबह उठा ही नहीं जाता, ये सूरज इतनी जल्दी क्यों उग जाता है 4 बजे या 5 बजे। तो ये 4-5 बजे वाला जो सिस्टम है, मतलब वो अब इस चीज को प्रॉब्लम ले लेगी तो उसका कोई तुक नहीं है। तो साइंटिफिक वेरिफिकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है जब भी आप उस प्रॉब्लम को अपने रिसर्च में ले रहे हो। ओके, सो ये है हिंदी में शोधकर्ता का व्यक्तिगत अनुभव। तो ये जो भी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है वो यहाँ से देख सकते हैं, वैसे मैंने हिंदी में ही समझाने की कोशिश करी है। नोट्स बनाने के लिए आप यहाँ से बना सकते हैं। नेक्स्ट इज रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। तो रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर क्या है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड स्टडीज या फिर रिसर्चेज हो चुकी हैं, प्रीवियस रिसर्च, प्रीवियस जर्नल, बुक्स हैं, थीसिस हैं या रिपोर्ट्स है, उससे आप अपनी प्रॉब्लम्स को देख सकते हो कि क्या आपको प्रॉब्लम लेनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि बच्चे की हाइट और आपको कॉम्प्लेन का असर क्या है बच्चे की हाइट पर, उसको देखना था। और इस पर रिसर्च हो चुकी है कि अगर आप कॉम्प्लेन पीते हो तो आपकी हाइट है, हो सकता है कि बढ़ जाए, है ना, नहीं पीते हो तो घट जाए। तो ये ऐसा ऐसा कुछ रिसर्च आया। बट ये क्यों है, क्या रीजन है, आप इसके ऊपर रिसर्च करना चाहते हो, आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ गैप्स है और मैं उस गैप्स को फिल करना चाहूंगा, मतलब और भी फर्दर स्टडी करना चाहूंगा, इस चीज पर भी यहाँ पर हो सकती है। सो प्रीवियस रिसर्चेस, बुक्स, सीरीज, इन सब चीजों से। सो ये कैसे हेल्प करेगी, तो सबसे पहले तो जो भी अनएक्सप्लोर्ड चीजें हैं, पार्शली एक्सप्लोर्ड एरियाज हैं, उसको आप खोज सकते हो, उसको देख सकते हो, है ना। कहाँ से, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर से। जैसे कुछ चीजें ऐसी जहाँ पर रिसर्चेस बहुत कम हुई हैं, आप जब बुक्स पढ़ोगे, आप जब थीसिस पढ़ोगे, प्रीवियस डेजर्टेशन, सॉरी थीसिस पढ़ोगे, डेजर्टेशन जो भी है, रिपोर्ट्स पढ़ोगे, तो आप देख पाओगे कि हाँ ये प्रॉब्लम्स जो है वो अभी तक खोजी नहीं गई हैं या फिर इनके बारे में नहीं ध्यान दिया गया। तो मैं इस पे फर्दर रिसर्च कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। आइडेंटिफाई कॉन्ट्रडिक्शन इन फाइंडिंग। तो क्या प्रॉब्लम्स हैं, मतलब अगर आपको लगता है कि किसी की फाइंडिंग जो है, जो रिजल्ट निकालना है, वो आपको लगता है कि वो गलत है, या फिर आप ये सोच रहे हो कि वो नहीं हो सकता ना सही, तो आप अपने पास इस प्रॉब्लम को लेकर के फिर इस पर रिसर्च कर सकते हो। सो इससे रिफाइन और डीलिमिट हो जाती हैं प्रॉब्लम्स, ताकि आप एक एरिया में रह करके, स्पेसिफिक एरिया में आपको पता होगा कि इस पे इधर तक रिसर्च हो चुकी है, अब आपको उस तक नहीं जाना है, आपको एक लिमिट में, मतलब डीलिमिट कर देनी है आपकी प्रॉब्लम को। सो एग्जाम्पल जैसे कि कंफ्लिक्टिंग रिजल्ट्स हैं, इफेक्टिवनेस ऑफ ऑनलाइन लर्निंग पे, लैक ऑफ रिसर्च ऑन स्पेसिफिक लर्नर ग्रुप। ओके, तो ये कुछ क्या है, एग्जाम्पल्स हैं जिसके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हो फ्रॉम द रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। तो इम्पोर्टेंस क्या है, मोस्ट रिलायबल है एकेडमिक सोर्सेज के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि आप रिसर्च हो रखी है, तो इस पे आप फर्दर रिसर्च कर पाओगे, यहाँ पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन की जरूरत नहीं है। ड्यूप्लीकेशन को बचाता है, अगर आप पहले से ही पढ़ लोगे कि आपकी प्रॉब्लम कहीं, आपने जो प्रॉब्लम ली है उसके ऊपर कहीं पहले से रिसर्च नहीं हो रखी है, तो जिससे कि ड्यूप्लीकेशन से बच जाएगा, आप कभी प्लेजरिज्म ना आ जाए, है ना, बोल दे कि आपने तो इतनी मेहनत करी और फिर दिख जाए कि आपने तो ड्यूप्लीकेट किया हुआ डेटा। तो इस सब चीजों से बचाता है क्या, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। तो संबंधित साहित्य की समीक्षा क्या है, ये पूर्व के शोधों, पत्रिकाओं, पुस्तकों, शोध प्रबंधों और रिपोर्टों का अध्ययन शोध में मौजूद कमियों की पहचान करने में सहायक होता है। ठीक है। सो नेक्स्ट इज द एजुकेशनल थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट। सो एजुकेशनल थ्योरीज जैसे कि पियाजे की थ्योरी है, कॉलबर्ग की थ्योरी है, पैवलोव की थ्योरी है ना, या फिर स्वामी विवेकानंद ने जो अपने एजुकेशनल फिलोसफी पे बात करी थी, तो इन पर आप रिसर्च भी कर सकते हो। तो इनके जो चीजें हैं, इनकी जो थ्योरीज हैं, उनको पढ़ करके आप रिसर्च कर पाओगे। सो प्रॉब्लम्स अराइज वाइल टेस्टिंग, वेरीफाइंग एंड अप्लाइंग एजुकेशनल थ्योरीज। तो इस पर आप कुछ कर सकते हो रिसर्च। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये पढ़ते हैं कि कॉलबर्ग की थ्योरी मोरल डेवलपमेंट पे थी, और उसके बाद जो कैरोल गिलिगन थी, उन्हीं की ही शिष्य, उन्होंने उनकी जो थ्योरी है उसको क्रिटिसाइज करा। तो वो क्रिटिसाइज कैसे करा,
क्यों क्यों वो क्रिटिसिज्म बना, क्योंकि उन्होंने प्रूव करके दिखाया कि उनकी जो थ्योरी है वो जेंडर बायस थ्योरी है ना। तो वो प्रूव करके दिखाया है जब आप उसको पढ़ते हो, तो टेस्ट करते हो, वेरीफाई करते हो, अप्लाई करते हो एजुकेशनल थ्योरीज को, तो तब आप इस चीज़ पे रिसर्च कर सकते हो, देख सकते हो कि जो हम एजुकेशनल थ्योरीज बना रहे हैं या फिर बन चुकी हैं उसमें और क्या कमियां हैं या फिर उसको और कैसे सुधारा जा सकता है। जैसे कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी इन रूरल स्कूल की, जो कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी जहाँ पर बच्चा खुद अपनी नॉलेज का निर्माण करके खुद से सीखता है, अपने ज्ञान का निर्माण करता है, टीचर उसको फैसिलिटेट करती है, गाइड करती है, बच्चा खुद अपनी प्रॉब्लम से सीखता है, तो आप उसको कैसे रूरल स्कूल में आप अप्लाई कर सकते हो, है ना। तो आप इस पर रिसर्च कर सकते हो। या फिर मोटिवेशन थ्योरी की क्या वैलिडिटी है, वैलिडिटी ऑफ मोटिवेशन थ्योरीज इन ऑनलाइन क्लासरूम, है ना, कि आप मोटिवेट करते हो बच्चों को और उससे बच्चों का जो असेसमेंट, सॉरी दैट इज द बच्चों की जो भी मूल्यांकन का तरीका है, या फिर आप बोल सकते हो कि उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएंगी, तो उसकी क्या वैलिडिटी है ना। तो मोटिवेशन थ्योरीज कितनी ज़्यादा सहायक है ऑनलाइन क्लासरूम में, तो यही क्या है, यही आप बोल सकते हो कि एजुकेशनल थ्योरीज और कॉन्सेप्ट से आप रिसर्च प्रॉब्लम ले सकते हो। तो जिससे कि आप थ्योरी को टेस्ट भी कर सकते हो, थ्योरी बिल्ड भी कर सकते हो। आपको लगता है कि कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थ्योरी है उसमें कुछ कमियां हैं, तो उसको आप टेस्ट कर सकते हो और बता सकते हो, या फिर अपनी खुद की थ्योरी भी दे सकते हो। ये स्ट्रेंथन करती है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क मतलब कि आपको पता है कि आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो। जैसे आपने पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी से आपको लगता है कि मैं कॉग्निटिविस्ट जो थ्योरी है वो गलत है, या फिर उस पर और मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूँ, या फिर मैं एक बार अप्लाई करके देखता हूँ कि उसमें कुछ कमियां तो नहीं है, है ना। तो आपको एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क मिल जाता है, आपको पता होता है कि आपको इस दायरे में रह करके काम करना है, आपको फ्रेमवर्क मिल जाता है एक तरीके का, कि आप पहले सेंसरी मोटर स्टेज के बच्चों को देखोगे, फिर प्री ऑपरेशनल को, फिर कॉन्क्रीट को, फिर फॉर्मल ऑपरेशनल को। तो एक तरह से आपको एक एरिया या फिर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क मिल जाता है इसके लिए, मतलब ढांचे को मजबूत करता है, वैचारिक ढांचे को। सो शैक्षिक सिद्धांत और अवधारणाएं अभी हमने पढ़ी हैं। सो नेक्स्ट इज द सोशल एंड एजुकेशनल इश्यूज। तो जो रियल में जो इश्यूज हो रहे हैं, पॉलिटिकल इश्यूज हैं, एजुकेशनल इश्यूज हैं, या फिर सोशल इश्यूज है ना, तो आप उस पर भी रिसर्च कर सकते हो। जैसे कि अभी जो रियल में हो रहे हैं, लाइक आप बोल सकते हो कि रिजर्वेशन प्रॉब्लम, या फिर आप बोल सकते हो कि जो भी बच्चे ऐसे, जैसे हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर जो भी बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्जाम दिया, बट उसको फिर एचएसएससी ने नकार दिया इन सेंस की, बोल दिया कि एलिजिबल ही नहीं है, ये अच्छा नहीं पढ़े हैं, इसलिए इनको हमने नहीं लिया है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे, तो ये क्यों हो रहा है। आप जो भी सोशल कल्चर या एजुकेशन चैलेंजेस हैं उनको कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो इसलिए भी आप अपना रिसर्च, इसका भी आप रिसर्च टॉपिक ले सकते हो। जैसे बच्चों का ड्रॉप आउट रेट क्या है, क्यों है, बच्चे क्यों स्कूल छोड़ करके चले जाते हैं, स्पेशली गर्ल्स के बारे में बात करें, जेंडर इनइक्वालिटी अभी तक क्यों चली आ रही है, आप इस पर रिसर्च कर सकते हो, इंक्लूसिव एजुकेशन और इक्विटी पर रिसर्च कर सकते हो। सो दीज आर डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो आप सोशल या एजुकेशनल इश्यूज के थ्रू ले सकते हो। सो इम्पोर्टेंस क्या है, रिसर्च बिकम सोशली रेलिवेंट, तो इससे जो आपकी रिसर्च है वो सोशली रेलिवेंट बन जाती है। रेलिवेंट मतलब अब उसको आपने जो रिसर्च करा है उसको जो सोसाइटी के लोग हैं उसको देख सकते हैं, उसको उसको समझ सकते हैं, उसको अपने साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सो सपोर्ट पॉलिसी मेकिंग एंड रिफॉर्म, तो इससे पॉलिसी मेकिंग और रिफॉर्म में भी सपोर्ट मिलती है। अगर आपने कुछ रिसर्च करी है तो आगे जब भी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी तो वो आपकी रिसर्च को देख सकती है, आपकी जो भी फाइंडिंग्स है उनको देख सकती है और उसके अकॉर्डिंग रिसर्च बना सकती है। जैसे एनईपी 2020 आया, इससे पहले जो एनईपी था वो 1986 था, जो कि रिवाइज हुआ था 1992 में। सो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स ही तो देखी है ना, कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या चीज़ें सही हो सकती हैं, तो उस पर रिसर्च हुई, और फिर क्या नई चीज़ें आ सकती हैं, कहाँ कहाँ से आप नया डेटा या फिर नई तकनीकें यूज़ कर सकते हो, बच्चों को पढ़ाने का तरीका यूज़ कर सकते हो। तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करी गई डिफरेंट रिसर्चेस की, पॉलिसी बनाने में हो या फिर कोई भी रिफॉर्म लाने में, है ना, मतलब सुधार करने में। सो सामाजिक और शैक्षिक मुद्दे भी आप ले सकते हो रिसर्च करने के लिए। सो नेक्स्ट इज अ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस। करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस क्या है, कि प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं जो भी करिकुलम बनता है, या फिर कैसे आपको डिजाइन करना है,
किन बच्चों को ध्यान में रखना है, टीचिंग मेथड्स क्या होने चाहिए, इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए। जैसे कि ओवरलोडेड करिकुलम हमें देखने को मिलता है, बच्चों के बैग इतने भारी और फिर इतनी सारी बुक्स, बच्चे क्या पढ़े, कैसे पढ़े, एग्जाम प्रेशर कितना होता है, इनफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटेजीज आपको देखने को मिलती है क्लासरूम में। टीचर सिर्फ एक ही मेथड से पढ़ाता है बच्चों को, चाहे वो कैसे भी बच्चे हो, बच्चों की नीड्स पर ध्यान नहीं दिया जाता है, या फिर मिसमैच बिटवीन करिकुलम एंड लर्नर्स नीड। ओके, सो इम्पोर्टेंस क्या है, तो ये बच्चों की टीचिंग लर्निंग या फिर टीचर की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, डायरेक्टली इम्प्रूव करता है। क्योंकि जब आप करिकुलम पर बात करोगे, कैसे बच्चे पढ़ सकते हैं, किस तरीके से पढ़ सकते हैं, क्या मेथड्स होने चाहिए, क्यों ये जो मिसमैच हो रहा है कि बच्चों की नीड्स कुछ और हैं और हमारा करिकुलम बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जा रहा है, और बच्चे चाहते हैं कि हमें प्रैक्टिकल लर्निंग भी कराई जाए, जैसे अदर कंट्रीज, चाइना में कराई जाती है, फिर डिफरेंट अदर कंट्रीज में कराई जाती है। तो जिससे कि आपकी जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो इम्प्रूव होगी, है ना, पढ़ाने का तरीका आपका इम्प्रूव होगा, बच्चों का पढ़ने का तरीका इम्प्रूव होगा। तो ये पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धतियां, पाठ्यक्रम की रूपरेखा, शिक्षण विधियों या अनुदेशात्मक रणनीतियों से समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। सो नेक्स्ट इज पॉलिसी डॉक्यूमेंट एंड कमीशन रिपोर्ट। सो ये क्या है, यहाँ से भी आप अपनी रिसर्च प्रॉब्लम ले सकते हो, जैसे कि एजुकेशनल पॉलिसीज हैं, कमीशन रिपोर्ट्स हैं, या फिर नेशनल फ्रेमवर्क हैं जो कि हाईलाइट करती है प्रायोरिटी एरियाज को, मतलब जिस पर आप रिसर्च कर सकते हो। तो पॉलिसीज को देख सकते हो कि जो पॉलिसीज बनाई थी, क्या वो अभी तक वो उस लेवल तक आ पाई हैं जितना आपने सोचा था। जैसे एनईपी 2020 को हमने सोचा कि हम 2025 तक लागू कर देंगे, कुछ चीजें 2030 में भी लागू होंगी, तो क्या 2025 वाली चीजें लागू हो चुकी हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं, कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उन सब चीजों पे भी आप रिसर्च कर सकते हो। इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसीज, है ना, कि क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो रही हैं, टीचर ट्रेनिंग रिफॉर्म्स में क्या दिक्कतें आती हैं, या फिर टीचर ट्रेनिंग रिफॉर्म्स में और चीजें क्या कर सकते हैं, सुधार कैसे कर सकते हैं, टीचर को ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स में या फिर वर्कशॉप में सेमिनार ऑर्गेनाइज करा करके, एक प्रैक्टिकल वे में चीजें करा करके टीचर्स को कैसे सुधार सकते हैं, फिर उनमें कैसे सुधार ला सकते हैं, उनको कैसे अच्छी ट्रेनिंग दे सकते हैं ना। सो इम्पोर्टेंस, जैसे कि प्रॉब्लम्स नेशनली रेलिवेंट होंगी, क्योंकि यहाँ पर जो भी पॉलिसीज बनी होंगी, जो भी कमीशंस बने होंगे, उससे रिलेटेड आप रिसर्च करोगे, तो ऑब्वियसली वो नेशन को अफेक्ट करेंगी, वो आपकी नेशन के लिए आप बोल सकते हो कि अच्छी साबित होंगी, है ना। सो सपोर्ट एविडेंस बेस्ड पॉलिसी इवेल्युएशन, तो इससे एविडेंस बेस्ड पॉलिसी आपको मिलती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपके पास पॉलिसी है, आपको पता है कि आपने किस चीज पर रिसर्च करी है, किस चीज पर आप पहले से ही तैयार हो, आपने पहले ही से ही देखा कि यहाँ पर ये जो एनईपी 2020 है, मैं इस पे रिसर्च कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो आप उसको एक एविडेंस की तरह दर्शा सकते हो, आप दिखा सकते हो कि ये इसमें कमियां हैं, ये सारी चीजें इसमें बोली गई थी जो कि अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई हैं। सो नीति दस्तावेज या फिर और आयोग की रिपोर्ट के थ्रू भी आप रिसर्च कर सकते हो, प्रॉब्लम ले सकते हो। सो नेक्स्ट इज क्लासरूम ऑब्जर्वेशन एंड फील्ड वर्क, की टीचर जब क्लास में पढ़ा रही है, तब वो उन बच्चों को देख सकती है क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्लास में, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन के साथ, या फिर स्कूल या फिर इंस्टीट्यूशन जो कि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को दर्शाएं, है ना। जैसे कि क्लासरूम इंटरेक्शन नहीं हो पाता है टीचर स्टूडेंट्स का, या फिर स्टूडेंट का, डिसिप्लिन इश्यूज है बच्चों में, या फिर इनफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, की आपने कंप्यूटर्स तो लाके रख दिए बट टीचर्स को ही नहीं चलाने आते, या फिर बच्चों को चलाने नहीं सिखाए जा रहे हैं, तो वो उन सब चीजों को आप देख सकते हो, है ना। सो इम्पोर्टेंस क्या है, जिससे कि फर्स्ट हैंड डेटा मिलेगा, क्योंकि आप खुद ऑब्जर्व कर रहे हो, खुद देख रहे हो, खुद इंक्लूडेड हो, तो इससे आपका कोई मैनिपुलेशन का कोई खतरा नहीं रहेगा, और ग्राउंडेड रियलिटी में जाकर के आप क्या करोगे, ग्राउंडेड रियलिटी को आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, तो जिससे कि बहुत बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगी ये फर्दर जो पॉलिसीज बनेंगी, कमीशंस बनेंगे, उन सब चीजों में। ओके, तो कक्षा अवलोकन और क्षेत्र कार्य, कक्षाओं, विद्यालयों या संस्थाओं को का व्यवस्थित अवलोकन वास्तविक जीवन की समस्याओं को उजागर करता है। सो नेक्स्ट इज अ डिस्कशन विद एक्सपर्ट्स एंड पीयर्स। सो इंटरेक्शन विद सुपरवाइजर्स, टीचर्स, आप इंटरेक्ट कर सकते हो अपने सुपरवाइजर से, है ना, जो भी आपके गाइड हैं उनसे, आपके टीचर्स से, आप रिसर्चर्स से, कि आपको किस टॉपिक पे रिसर्च करनी चाहिए, आपके कलीग, आपके अपने दोस्तों के साथ, है ना। तो ताकि आप एक अच्छी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर पाओ जो कि अफेक्ट करे नेशन को, सोसाइटी को, है ना, एजुकेशनल वे में या फिर ओवरऑल वे में। जैसे कि रिसर्च सजेशन ले सकते हो आप गाइड से,
और प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो, प्रॉब्लम डिस्कस इन सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस, कि जो भी अगर आप टीचर हो या फिर आप रिसर्चर हो, आप कोई सेमिनार अटेंड कर रहे हो, आप कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर रहे हो, तो वहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हो कि मैं कौन से एरिया में रिसर्च करूँ, क्या मेरे लिए सही रहेगा, मेरा ये इंटरेस्ट है तो मैं क्या टॉपिक चूज कर सकता हूँ, तो वो आप पूछ सकते हैं। सो इम्पोर्टेंस क्या है, इससे रिफाइंड आइडियाज आपको मिलेंगे, जो एक्सपर्ट्स होंगे है ना, जो ऑलरेडी इतनी सारी रिसर्चेस कर चुके हैं, जो आपके गाइड होंगे वो आपको सही आइडिया देंगे, एक रिफाइंड वे में देंगे आपको, जो जो चाहिए है ना, जो जो जैसे कि आप चाय को छानते हो तो पत्ती पत्ती बाहर रह जाएगी और चाय अंदर आ जाएगी ना, सब कुछ छना हुआ, तो इस तरह से। और फिजिबिलिटी और रेलिवेंस को ये इंश्योर करेगा कि आप जो रिसर्च कर रहे हो वो रेलिवेंट होगी, और वो इस तरह से होगी कि आप सोसाइटी के बेटर फ्यूचर के लिए, या फिर एजुकेशन पॉलिसीज के लिए, या फिर वो जो यूजफुल हो, है ना, ऐसी आप रिसर्च करोगे। सो व्यवहारता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करता है क्या, विशेषज्ञों और साथियों के साथ चर्चा करने में। So next is findings of previous research. So recommendation and limitation of earlier studies often suggest future research problem. तो जो प्रीवियस रिसर्चेस हैं उनकी क्या रिकमेंडेशंस हैं, उनकी क्या फाइंडिंग्स है, तो वो उनकी जो लिमिटेशंस है वो फर्दर रिसर्च के लिए प्रॉब्लम बन जाती हैं, तो आप वहां से भी प्रॉब्लम ले सकते हो। फर्दर रिसर्च में भी कंडक्टेड ऑन, जैसे कि कुछ रिसर्चेस में लिखा होता है, ऐसी स्टेटमेंट होती है कि आप फर्दर रिसर्च इस चीज पर कर सकते हो, तो आप वहां से भी देख सकते हो कि अच्छा मैं इस चीज पर रिसर्च कर सकता हूँ, है ना। सो इससे कॉन्टिन्यूटी बढ़ेगी रिसर्च में, कि जो चीजें पहले हो चुकी हैं उसको आप रिलेट करके फिर नई चीजें करोगे, तो उससे कॉन्टिन्यूटी इंक्रीज होगी और क्यूमुलेटिव नॉलेज बिल्ड होगी, कि अब बहुत आपको एक वास्ट एरिया में आपको नॉलेज मिलेगी, आपको ज्ञान मिलेगा। सो पिछले शोध के निष्कर्ष, पूर्व अध्ययनों की सिफारिशें और सीमाएं अक्सर भविष्य के अनुसंधान संबंधी समस्याओं का संकेत देते हैं, जैसे कि आगे और शोध किया जा सकता है, आप एक स्टेटमेंट बना दोगे कि इन चीजों पर आप कर सकते हो रिसर्च। ठीक है। सो इंट्यूशन एंड क्रिएटिव इंसाइट, जैसे कि आपके माइंड में अचानक से आइडिया आ गया कि अच्छा मैं ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, या फिर मैं इस प्रॉब्लम पर रिसर्च कर सकता हूँ। तो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जो आपको अचानक से आ जाए, या फिर आपकी रिफ्लेक्टिव, आपकी गहन चिंतन के थ्रू आ जाए, तो जैसे इनोवेटिव आइडियाज आपके अंदर आते हैं, बिल्कुल डीपली रिफ्लेक्ट करके, खुद को चिंतन करके, तो इससे क्या होगा, ओरिजिनलिटी होगी आइडिया में और इनोवेशन, आप नई चीजों की तरफ जाओगे, ना कि पुरानी चीजों की तरफ, है ना, आप नई चीजों को या फिर बेहतर सुधार करने में आप हेल्प करोगे। तो इसमें वैलिडेटेड साइंटिफिकली बहुत जरूरी है कि वो वैलिडेट हो, कि आप ऐसी स्टेटमेंट लो जो, और जो प्रूव हो सके, ऐसा नहीं कि जो प्रूव ही नहीं हो सकती वो स्टेटमेंट आपने ले ली। सो अंतर्ज्ञान और रचनात्मक अंतर्दृष्टि के थ्रू भी आप अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो नेक्स्ट इज अ सिलेक्शन, डेफिनेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। सो आइडेंटिफाई करना रिसर्च प्रॉब्लम को ही काफी नहीं है कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया और खत्म आपकी कहानी, नहीं, अभी तो शुरुआत हुई है ना। तो रिसर्चर को एक अप्रोप्रिएट प्रॉब्लम सेलेक्ट करनी है, उसको अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे और सारी चीजें भी देखनी होती है कि वहां पर आपको डेटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसको डिफाइन करना बहुत अच्छे से, कि आप जो प्रॉब्लम ले रहे हो उससे आप क्या दर्शाना चाह रहे हो, या फिर क्या आप किस चीज पर खोज करना चाह रहे हो, और इवेलुएट कर सको इसे वर्थ और फिजिबिलिटी के साथ। सो कुछ स्टेजेस हैं जिसके थ्रू आप ये इंश्योर कर सकते हो कि आपकी रिसर्च मीनिंगफुल है, साइंटिफिक है और प्रैक्टिकेबल है, कि आप उसे अप्लाई कर सकते हो इन द रियल लाइफ एरिना। ओके, सो फर्स्ट इज द सिलेक्शन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम। सबसे पहले आपको देखना होता है कि आपको रिसर्च प्रॉब्लम लेनी क्या है। अब आपने इतने सारे सोर्सेज देखे हैं, आप वहां से कुछ भी एक प्रॉब्लम को सेलेक्ट करना है आपको, इतनी प्रॉब्लम्स मैंने भी गिना दी आपको। सो सिलेक्शन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम का मतलब क्या है, कि आप चूज करो वन स्पेसिफिक एजुकेशन प्रॉब्लम, जो कि मैनी पॉसिबल प्रॉब्लम्स फ्रॉम मैनी पॉसिबल प्रॉब्लम फॉर द सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन, कि मतलब जो आपने इन्वेस्टिगेशन करी है, जो आपने खोजा है, डिस्कवरी करी है ना, चीजें खोज करी हैं आपने, तो आप उधर से देखोगे कि क्या मैं प्रॉब्लम ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। सो सोर्सेज क्या है, हमने देखा पर्सनल टीचिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंसेस हो गए, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, एजुकेशनल थ्योरीज हो गई, सोशल और एजुकेशनल इश्यूज हो गए, पॉलिसीज रिपोर्ट्स हो गई, डिस्कशन विद पीयर्स हो गए, विद योर एक्सपर्ट्स हो गए, तो डिफरेंट अदर सोर्सेज से आप ले सकते हो। तो सबसे पहले शोध समस्या का चयन आपको करना है। नेक्स्ट इज अ क्राइटेरिया या फिर प्रिंसिपल्स ऑफ सिलेक्टिंग अ प्रॉब्लम, कि क्या क्राइटेरिया आप यूज करते हो, कैसे क्या प्रिंसिपल्स यूज करते हो रिसर्च प्रॉब्लम लेने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए।
के लिए। तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट होना चाहिए रिसर्चर का उस टॉपिक में, जो भी आप रिसर्च कर रहे हो उसमें रिसर्चर का इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट नहीं होगा तो आगे की बात तो छोड़ ही दो। तो जेन्युइनली इंटरेस्ट होना चाहिए रिसर्चर का उस प्रॉब्लम में, और वो लॉन्ग रिसर्च वर्क के टाइम पे उसके अंदर वो मोटिवेशन रहे कि हाँ मुझे इस पर काम करना है, मैं कैसे करूंगा, ये सारी चीजें। एजुकेशनल सिग्निफिकेंस, प्रॉब्लम शुड कंट्रीब्यूट टू इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन। तो प्रॉब्लम कैसी होनी चाहिए, जो कि क्या करे, एजुकेशन का सुधार करे, एजुकेशन में काम आए, है ना। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी उठपटांग उठा के रख दिया और उस पर रिसर्च कर ली। तो जो रियल लाइफ में आप इम्प्लीमेंट कर सको, उसको प्रैक्टिकली यूज कर सको, ऐसी आपकी कुछ प्रॉब्लम होनी चाहिए। ओके, सो ओरिजिनलिटी होनी चाहिए। ओरिजिनलिटी मतलब, ओरिजिनल मतलब आप रिपीट नहीं करो उस रिसर्च को, बार बार रिपीट ना करो। प्रीवियस स्टडीज हो सकती हैं, बट उसमें भी जो गैप्स हैं आप उनको यूज कर सकते हो। सो मे बी न्यू प्रॉब्लम और अ न्यू अप्रोच टू एन ओल्ड प्रॉब्लम। तो कोई नई प्रॉब्लम भी हो सकती है, या फिर पुरानी प्रॉब्लम है उसमें आप कुछ नया एड ऑन कर रहे हो, कुछ नई चीजों को जोड़ रहे हो, है ना, उस पर आप रिसर्च कर रहे हो। सो फिजिबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, आपके पास टाइम होने चाहिए, रिसर्च टूल्स होने चाहिए जिसके थ्रू आप डेटा इकट्ठा करोगे, और सब्जेक्ट्स क्या होने चाहिए, वो सारी चीजें आपके पास प्रॉपरली होनी चाहिए। सो रिसर्चर कॉम्पिटेंस मस्ट मैच द प्रॉब्लम, कि रिसर्चर की जो निपुणता है, उसको उसको रिसर्च करने की उसके अंदर जो कैपेबिलिटी है वो उसके अंदर होनी चाहिए, वो मैच करनी चाहिए उस प्रॉब्लम से। कि आपने प्रॉब्लम तो ले ली साइंस की, बट आपको साइंस के बारे में कुछ पता ही नहीं है, सो ये आप रिसर्च नहीं कर सकते। क्लैरिटी और स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए, प्रॉब्लम स्पेसिफिक होनी चाहिए। स्पेसिफिक मतलब आप बहुत बड़ी सी स्टेटमेंट नहीं ला करके रख दोगे, कोई वेग या फिर टू ब्रॉड स्टेटमेंट नहीं ला करके रख दोगे। स्पेसिफिक होनी चाहिए, आपकी लाइन पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए कि यस आप इस चीज पर रिसर्च कर रहे हो। डेटा अवेलेबल होना चाहिए उससे रिलेटेड, डेटा अवेलेबल नहीं होगा, एक्सेसिबल या फिर कलेक्टेबल नहीं होगा, तो आप प्रूव नहीं कर पाओगे अपनी स्टडी को, अपने हाइपोथेसिस को। ओके, सो शोध समस्या के चयन के लिए मानदंड या सिद्धांत, शोधकर्ता की रुचि होनी चाहिए, शैक्षिक महत्व होने चाहिए, मौलिकता होनी चाहिए, और साध्यता होनी चाहिए, मतलब फिजिबिलिटी होनी चाहिए, आपके पास समय होना चाहिए, संसाधन होना चाहिए, उपकरण होने चाहिए। सो नेक्स्ट इज द सिलेक्शन एंड डेफिनेशन में इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर सिलेक्शन। तो जब आप प्रॉपर सेलेक्ट करते हो प्रॉब्लम को, तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है ना। सो सबसे पहले तो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट बचना चाहिए। मतलब आप जब प्रॉब्लम को सेलेक्ट कर लोगे अच्छी तरीके से, जिसमें आपका इंटरेस्ट भी हो, जिसमें आपको डेटा भी मिल रहा है ना, कलेक्ट भी कर पा रहे हो आप इजीली डेटा, तो इससे क्या होगा, आपका जो टाइम है वो बचेगा और एफर्ट्स भी बचेंगे। रेलिवेंस एंड यूजफुलनेस को इंश्योर करता है कि आपकी जो रिसर्च है वो जो रियल सोशल इश्यूज हैं, एकेडमिक इश्यूज हैं, उसमें आप यूज कर पा रहे हो उस चीज को, है ना, यूजफुलनेस है उस चीज की, ऐसे ही आप रिसर्च नहीं कर रहे हो। चांसेस को बढ़ा देता है सक्सेसफुल कंप्लीशन के, कि आप रियल में उस चीज को कंप्लीट कर पा रहे हो एक अच्छे तरीके से, जिससे कि आगे फर्दर रिसर्चेस हो सके और आप उसे इम्प्लीमेंट कर सको इन द सोसाइटी, इन द नेशन, ओके, या फिर वर्ल्ड वाइड आप उसे यूज कर सको। सो उचित चयन का महत्व क्या है, कि समय और मेहनत की बर्बादी को रोकता है, प्रासंगिकता और उपयोगिता सुनिश्चित करता है, और समय समापन की संभावना बढ़ जाती है इससे। सो नेक्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम। सो डेफिनेशन क्या है रिसर्च प्रॉब्लम की, आपको ये लिखनी होती है, मतलब जो आप रिसर्च कर रहे हो उसकी डेफिनेशन आपको लिखनी पड़ती है। डेफिनेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम का मतलब है कि ये आपको जो भी सिलेक्टेड प्रॉब्लम है उसके अंदर जो भी आइटम्स आपने ले रखे हैं, उन सब चीज़ों को आपको डिफाइन करना होता है क्लियरली, प्रिसाइजली और अनएम्बिगसली। मतलब जो डेफिनेशंस दी हुई हैं उससे रिलेटेड, है ना। जैसे कि आप सेकेंडरी स्टूडेंट पर रिसर्च कर रहे हो, तो सेकेंडरी स्टूडेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपको वो मेंशन करना है, वो आपको बताना है। फ्रॉम चाहे वो आप किसी डिक्शनरी के थ्रू बताओ, या फिर आपको स्टेट करना है कि आप इसके थ्रू ये बता रहे हो कि सेकेंडरी स्टूडेंट का मतलब ये है। तो व्हाट इज टू बी स्टडीड, हु इज टू बी स्टडीड, एंड वेयर एंड अंडर व्हाट कंडीशन, कि किस चीज पर स्टडी करोगे, है ना। हु इज टू बी स्टडीज, किस चीज पर स्टडी होगी जैसे सेकेंडरी स्टूडेंट पर, और कहाँ पर और कौन सी कंडीशन में जाकर के ये चीजें आप करोगे। सो शोध समस्या की परिभाषा का अर्थ है चयनित समस्या को स्पष्ट, सटीक और असंदिग्ध रूप से क्रियात्मक शब्दों में बताना। यह उत्तर देता है क्या अध्ययन किया जाना है, किसका अध्ययन किया जाना है, कहाँ और किन परिस्थितियों में।
सो नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड प्रॉब्लम डेफिनेशन। तो गुड प्रॉब्लम डेफिनेशन क्या मानी जाएगी? जो कि क्लियर और प्रिसाइज होगी, मतलब वो क्लियरली लिखी होगी कि जैसे मैंने पूछ लिया कि सेकेंडरी स्टूडेंट्स का मतलब क्या है, तो सेकेंडरी स्टूडेंट्स का मतलब है दोज हु आर बिटवीन द एज ऑफ 12 to 14 या 15 ईयर, है ना। तो ये आप सेकेंडरी स्टूडेंट बोल सकते हो। फिर इसमें जो क्लास आ जाएंगी वो 9th to 10th आ जाएंगी। सो बेसिकली इससे क्या हो जाएगा कि एम्बिग्यूटी और या फिर कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। ये नहीं कि आप कोई भी स्टेटमेंट दे रहे हो, आप प्रॉपरली डिफाइन करोगे उस चीज को। स्पेसिफिक एंड फोकस्ड होगी, डिफाइन वेरिएबल्स, जो भी वेरिएबल्स आप यूज करें उसको आप डिफाइन करोगे। पॉपुलेशन जो है आपकी उसको आप दर्शाओगे, मतलब दिखाओगे कि आप किन चीजों पर आप रिसर्च कर रहे हो। जैसे मैंने बोला सेकेंडरी स्टूडेंट पे, तो आप सेकेंडरी स्टूडेंट पे कौन से स्कूल में आप रिसर्च कर रहे हो या फिर कौन से एरिया में आप रिसर्च कर रहे हो और क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या संदर्भ है। सो ऑपरेशनली डिफाइंड आप करोगे, मतलब जो भी वेरिएबल्स है, जैसे आप एक तो सेकेंडरी स्टूडेंट हो गया, है ना। और और आप बोल सकते हो कि आपने इमोशनल स्टडी कर रहे हो आप, है ना, इमोशनल थ्योरी आप यूज कर सकते हो, इमोशन का क्या मतलब है यहाँ पर। ओके, तो ये सारी चीजें आप डिफाइन करोगे। रिसर्चेबल होनी चाहिए आपकी प्रॉब्लम, कि आप उसे साइंटिफिक मेथड के थ्रू स्टडी कर पाओ, आप डेटा कलेक्ट कर पाओ, आप बता सको, आप प्रूव कर सको कि ये इसके सोल्यूशन है। तो एक अच्छी समस्या परिभाषा की विशेषता है, स्पष्ट और सटीक है, विशिष्ट और केंद्रित है, परिचालनात्मक रूप से परिभाषित है और शोध योग्य है। सो नेक्स्ट इज अ फॉर्म्स ऑफ डिफाइनिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। तो सबसे पहले होती है डिक्लेरेटिव फॉर्म। डिक्लेरेटिव फॉर्म क्या होती है? जो आपको बता रही है, सिर्फ आपको डिक्लेयर कर रही है कि मैं इस चीज पर रिसर्च कर रहा हूँ। जैसे कि स्टडी ऑफ द फैक्टिव ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑन अचीवमेंट ऑफ स्कूल, ऑन अचीवमेंट ऑफ सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपको डिक्लेयर कर दिया गया है, मतलब आपको बता दिया गया है कि ये आपकी प्रॉब्लम है, प्रॉपर स्टेटमेंट दे दी गई है। क्वेश्चन फॉर्म में आपसे क्वेश्चन के फॉर्म में स्टेटमेंट दी जाएगी, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑन अचीवमेंट ऑफ सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन फॉर्म में हो गई। हाइपोथेसिस फॉर्म में मतलब देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस या फिर देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, है ना। तो ये हाइपोथेसिस फॉर्म में होगी, जैसे कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑन अचीवमेंट ऑफ सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट। तो ये आपने प्रॉब्लम लेकर के चल रहे हो, अब आपको उसको प्रूव करना है उस चीज को, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो, आपकी जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसको डिफाइन कर सकते हो। शोध समस्या को परिभाषित करने के तरीके, घोषणात्मक प्रपत्र, प्रश्न फॉर्म या फिर परिकल्पना प्रपत्र। सो नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस क्या है प्रॉपर डेफिनेशन की, कि क्यों जरूरत है। तो सबसे पहले एंटायर प्रोसेस, रिसर्च प्रोसेस में हमें गाइड करता है, हमें बताए रखता है कि हमारी ये प्रॉब्लम है, ये चीज हमें लेकर के चलनी है। जैसे सेकेंडरी का मतलब ही नहीं पता हमें, तो हम 6th क्लास का भी डेटा ले लेंगे, 7th का भी ले लेंगे, है ना। सो रिसर्च डिजाइन को डिटरमाइन करना कि क्या आप यूज करोगे, आप क्वालिटेटिव रिसर्च यूज कर रहे हो, क्वांटिटेटिव रिसर्च यूज कर रहे हो, फिर मिक्स रिसर्च डिजाइन आप यूज कर रहे हो, क्या टूल्स आप यूज करोगे, क्वेश्चनियर यूज करना है आपको, है ना, या फिर इंटरव्यू आप करोगे, तो किस तरह से आप डेटा कलेक्ट करोगे। सो जैसे कि डेविएशन से बचाती है, मतलब हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उससे हम भटक ना जाएं, इस चीज को हमें मतलब हमें बचाने में हेल्प करती है। तो संपूर्ण शोध प्रक्रिया का मार्गदर्शन करता है, अनुसंधान डिजाइन और उपकरणों का निर्धारण करता है और उद्देश्यों से विचलन को रोकता है। सो नेक्स्ट इज इवेल्युएशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। तो इवेल्युएशन का क्या मतलब है स्टूडेंट, कि आपने रिसर्च प्रॉब्लम को सेलेक्ट कर लिया, डिफाइन कर लिया, अब आप इवेल्युएट करोगे, अब आप उसका मूल्यांकन करोगे, आप एग्जामिनेशन करोगे, उसको देखोगे कि जो आपने प्रॉब्लम ली है, सेलेक्ट करी है, डिफाइन करी है, टू जज इट्स वैल्यू, सुटेबिलिटी एंड फीजिबिलिटी बिफोर अंडरटेकिंग द रिसर्च। कि रिसर्च करने से पहले आप ये देखोगे कि वो रिसर्च प्रॉब्लम जो मैंने ली है उसकी कुछ वैल्यू भी है, वो सूटेबल है कि नहीं है, जिस एरिया में मैं कर रहा हूँ, जैसे एजुकेशन रिसर्च कर रहा हूँ, तो एजुकेशन एरिया में वो सूटेबल है या नहीं है, उसकी फिजिबिलिटी क्या है, मेरे पास उसके लिए टाइम है या फिर उसके लिए कॉस्ट क्या लगेगी, वो सब चीज़ों के लिए मैं तैयार हूँ या नहीं हूँ। तो क्राइटेरिया क्या है इवेल्युएट करने का, सबसे पहले तो रिसर्चेबिलिटी, कि जो आप प्रॉब्लम ले रहे हो वो ऐसी होनी चाहिए जिसको आप जिसके ऊपर आप रिसर्च कर सको या फिर जिसको आप इन्वेस्टिगेट कर सको, है ना, इन्वेस्टिगेट कर पाओ, ऐसी आपकी प्रॉब्लम होनी चाहिए। जैसे कि आप ये प्रॉब्लम नहीं ले सकते कि वाई द सन राइजेस इन द ईस्ट, है ना, क्यों ईस्ट से उदय होता है, तो आप इस चीज को आप प्रॉब्लम नहीं ले सकते हो या फिर इस चीज को आप नहीं दर्शा सकते क्योंकि वो ऑलरेडी वहीं से ही होता है, उसको आप प्रूव नहीं कर सकते हो। क्लैरिटी ऑफ वेरिएबल्स, जो भी वेरिएबल्स आप यूज करोगे उसको आपको क्लैरिटी करनी है उसकी, कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, यहाँ पर डिपेंडेंट क्या है, फिर उसको प्रॉपर तरीके से आपको डिफाइन करना है।
फीजिबिलिटी होनी चाहिए कि जो स्टडी है वो मैनेजेबल है अकॉर्डिंग टू योर टाइम। जैसे 3 साल आपको मिला तो 3 साल में वो हो जाएगी, है ना, आपके पास उतने मनी है, उतना आपके पास पैसा है, उतनी आपके पास स्किल है, तो उस चीज़ पर आपको ध्यान देना चाहिए। सिग्निफिकेंस है कि आपकी जो फाइंडिंग्स आएंगी क्या वो नॉलेज को बढ़ाएंगी या फिर प्रैक्टिकली वो नेशन के या फिर सोशली या फिर एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू में काम आएंगी कि नहीं आएंगी। एथिकल एक्सेप्टेबिलिटी है या नहीं है, डज इट रिस्पेक्ट एथिकल स्टैंडर्ड, कि किसी को ठेस तो नहीं पहुंचा रहे, किसी की भावनाओं को या फिर किसी की कॉन्फिडेंशियलिटी तो लीक नहीं कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। स्कोप एंड डीलिमिटेशन इज अ प्रॉब्लम नीदर टू बोर्ड और ब्रॉड और नॉट टू नैरो, कि ऐसा भी नहीं कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो ऐसी हो कि वो 50 पेजेस में आ जाए और आपने प्रॉब्लम करके खत्म कर दिया, या फिर बहुत बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, बहुत छोटी भी नहीं होनी चाहिए आपकी प्रॉब्लम। अवेलेबिलिटी ऑफ टूल्स की आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आप प्रॉब्लम ले रहे हो उसका टूल्स या फिर उसकी टेक्निक्स जिसके थ्रू आप डेटा इकट्ठा करोगे वो सब अवेलेबल है या नहीं है, नहीं है तो आप कैसे बनाओगे, वो सारी चीज़ें आपको पहले से ही देखनी है। तो शोध समस्या का मूल्यांकन कैसे होगा, यहाँ पर आपको डिफरेंट मानदंड दिए हुए हैं। शोध योग्यता, चरों की स्पष्टता, व्यवहार्यता, महत्व, नैतिक स्वीकार्यता या फिर दायरा और परिसीमा, या फिर औजारों और तकनीकों की उपलब्धि। सो क्वेश्चंस आर रिसर्चर शुड आस्क व्हाइल इवैल्यूएटिंग, जब आप इवैल्यूएट करते हो, जब आप मापते हो, तो क्या क्वेश्चन रिसर्चर को खुद से पूछने चाहिए कि जो आप प्रॉब्लम ले रहे हो वो वर्थ है, मतलब उससे मैं कुछ अपनी नॉलेज को एक्सपेंड कर पाऊंगा, उससे मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा कि नहीं है, ये ओरिजिनल और मीनिंगफुल तो है ना। आपको ये भी ध्यान में रखना है जो डेटा कलेक्ट करोगे, कैन डेटा बी कलेक्टेड एंड एनालाइज इफेक्टिवली, कि आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो इस रिसर्च पे या फिर उसको एनालाइज कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, वो सारी चीजें भी आपको देखनी है। विल द रिजल्ट्स बी यूजफुल, जो भी रिजल्ट्स आएंगे वो यूजफुल है या नहीं है, मतलब वो जिस बेसिस पर आप रिसर्च कर रहे हो उन लोगों के लिए यूजफुल है या नहीं है, वो सारी चीजें भी आपको देखनी है। सो क्या इस समस्या का अध्ययन करना सार्थक है, या फिर क्या यह मौलिक या सार्थक है, या फिर क्या डेटा को प्रभावी ढंग से एकत्र और विश्लेषण किया जा सकता है, क्या परिणाम उपयोगी होंगे या नहीं। तो ये आपको ध्यान में रखना है जब भी आप प्रॉब्लम, ये सिर्फ आपके पता है क्या प्रॉब्लम से ही रिलेटेड है, कि जब आप सेलेक्ट करोगे प्रॉब्लम तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको देखना है कि आपके सोर्सेज क्या हैं, है ना, कैसे आपको उसको डिफाइन करना है, अपनी प्रॉब्लम को सेलेक्ट कैसे करना है, फिर इवेलुएट कैसे करना है, फिर जाकर के कहीं आप अपना प्रॉब्लम को सेलेक्ट करो, जो भी जिस भी टॉपिक पे आप रिसर्च कर रहे हो फिर जाकर के उस पर रिसर्च करो। ओके, तो इतना बड़ा प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं कि ये एक दिन का खेल है, 2 दिन का खेल है, आप टाइम आपको मिलता है, आपको लगता है जिस चीज़ पर आपको रिसर्च करनी चाहिए, जो टॉपिक आपके इंटरेस्ट है वो आप चूज करोगे। सो स्टूडेंट, ये थी हमारी क्लास, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ा दिया गया है, डाउट है तो पूछ लेना। बाकी थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।